हे गाइस, सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कि कॉल बैक हेल्प जावास्क्रिप्ट में जो होता है वो क्या होता है, कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं एंड क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बात करते हैं कॉल बैक हेल्प के डेफिनेशन की। सो अकॉर्डिंग टू गूगल, कॉल बैक हेल्प इज अ सिचुएशन इन जावास्क्रिप्ट वेयर मल्टीपल नेस्टेड कॉल बैक फंक्शंस आर यूज्ड। यानी जब आप एक मल्टीपल नेस्टेड कॉल बैक फंक्शन यानी फंक्शन कॉलिंग फंक्शन वाला जो सिनेरियो होता है, जब मल्टीपल कॉल बैक फंक्शन कॉल्स होते हैं देन उसको हम कॉल बैक हेल्प बुलाते हैं। And the disadvantages of callback hell is it makes the code hard to read, understand and maintainable। यानी कॉलबैक हेल्प बुरा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी आपका कोड कॉलबैक हेल्प की सिचुएशन में होता है सो उस केसेस में आपका कोड बहुत ज्यादा हार्ड टू रीड हो जाता है। जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हो, कोड कुछ इस तरीके से दिखता है। सो ये वाला कोड जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड टू रीड होता है, बहुत ज्यादा हार्ड टू मेंटेन होता है एंड इसको डिबग करने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट होता है। सो दीज आर द थ्री मेन रीजन कि हम कॉलबैक हेल्प को जो है बहुत बुरा मानते हैं। Now let's see real life scenario of a callback help। So मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है, test1 इसका नाम है एंड ये फंक्शन कुछ भी नहीं करता है, सिंपली करता है console.log एंड अंदर उसके लिख देता है test1। ठीक है, अब ऐसे मेरे पास मान के चलो चार फंक्शन है, तो 1 2 3 एंड चलो 5 है। मान के चलो ये मेरे पास 5 फंक्शन है। हमें पे test1 की जगह एक में test2 है एंड अंदर भी यहाँ test2 कर देता हूँ फंक्शन का नाम। एंड एक मेरे फंक्शन है test3 नाम का जिसके अंदर प्रिंट होता है test3। देन आई हैव अ फंक्शन विद test4 एंड इसके अंदर प्रिंट होता है test4 एंड लास्ट आई हैव अ फंक्शन विद test5 एंड इसके अंदर प्रिंट होता है test5। सो मेरे 5 डिफरेंट फंक्शन है एंड मैं इनको कॉल करता हूँ। तो test1 मैंने यहाँ पे कॉल करा एंड मैं इसको कॉपी करता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं test2 यहाँ कॉल करूंगा, test3 test4 एंड देन आई हैव test5। जैसे मैं कोड को यहाँ पे सेव करता हूँ तो you'll see यहाँ पे मुझे दिख गया साइड में कंसोल पे test1 test2 test3 4 ये सारे हमारे प्रिंट हो गए हैं। एंड दिस वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज बेसिकली नोन एज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। यानी जो आपका कोड है वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होता है, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले test1 कॉल हुआ तो test1 एग्जीक्यूट हुआ एंड test1 देखने को मिला, देन test2 देन test3 देन 4 एंड देन 5। सो दिस इज सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कॉलबैक हेल्प नहीं आता। कॉलबैक हेल्प जो होता है वो एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है। So now let's make this code asynchronous and let's see कि कैसे हम callback हेल्प की सिचुएशन में फंसते हैं। So यहाँ पे हमारा कोड को asynchronous बनाने के लिए API कॉल ना करके सिंपली हम set timeout कर देते हैं। So उससे हमारा कोड जो है asynchronous हो जाएगा। तो यहाँ पे set timeout, then I'll pass a callback function inside my set timeout and inside that callback function मैं console.log का जो test1 है इसको प्लेस कर दूंगा एंड इसको टाइम दे देते हैं 1500 मिली सेकेंड्स यानी 1.5 सेकेंड्स में आधी फंक्शन आपका कॉल होगा। Then I'll copy this and I'll place this here and I'll paste this here and I'll paste this here and here। ठीक है, तो अब इनके टेस्टिंग को हम अप्रूव कर देते हैं। यहाँ पे अब इसे test2 कॉल करेंगे एंड मान के चलो ये वाला जो है ये 1 सेकंड में कॉल होगा। देन हमारा test3 होगा, मान के चलो ये 2 सेकंड में कॉल होगा। देन वी हैव अ test4, ये वाला मान के चलो हमारा कॉल होगा 100 मिली सेकेंड्स में एंड देन वी हैव अ test5 जो मान के चलो 1 सेकंड में कॉल होगा। सो अब मेरे पे ये मेरे 5 डिफरेंट फंक्शंस हैं एंड सारे असिंक्रोनसली कॉल होंगे सेट टाइम आउट की वजह से थोड़ी टाइम के बाद। अब जैसे मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, मतलब इस कोड को रन करूंगा, सेव करके रन करूंगा, तो विल सी मेरे जो फंक्शन है वो सारे एक के बाद एक लिखे हुए हैं कि test1 पहले कौन चाहिए, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, लेकिन इनका जो आउटपुट है वो सिंक्रोनस नहीं दिख रहा है, अलग अलग सेकंड्स पे दिख रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज नोन एज असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बिकॉज आपका जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। जो सेट टाइम आउट की वजह से आपका जो कोड के अंदर का जो कॉल बैक फंक्शन है वो आपका माइक्रो टास्क क्यू या टास्क क्यू में चला जाता है एंड जब कॉल स्टैक एम्प्टी होता है तो धीरे धीरे वो पुश होता है वापस कॉल स्टैक में जब उसका टाइमर खत्म होता है एंड देन वो एग्जीक्यूट होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमें सीक्वेंस में देखने को नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन वेयर वी यूज कॉलबैक हेल्प। लाइक कॉलबैक हेल्प यूज करने की अच्छी चीज नहीं होती है, बट दिस इज द एग्जैक्ट सिचुएशन वेयर वी राइट द कोड जिस वजह से हम कॉलबैक हेल्प में फंस जाते हैं। सो मान के चलो हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आता है जहां पे हमारे पास मैंडेटरी ऐसा है कि जो test1 का रिजल्ट आएगा वो test2 में पास होगा, test2 का रिजल्ट आएगा वो 3 में पास होगा, 3 का 4 में पास होगा एंड 4 का 5 में पास होगा। अब ऐसे केसेस में अगर हमारा जो कोड है वो सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट ना होकर ऐसे ऊपर नीचे एग्जीक्यूट होगा कि पहले 4 कॉल हो गया, देन हमारा 2 कॉल हो रहा है, देन हमारा 5 कॉल हो रहा है, सो क्या होगा हमारे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। मान के चलो हमारे पास कोई ऐसा है कि test1 में हमें यूजर का डेटा मिलता है, देन उस यूजर के हमें ऑर्डर फेच करना है, देन ऑर्डर के अंदर से जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिटेल फेच करनी है, देन उस प्रोडक्ट का प्राइस फेच करना है, देन करेंसी के हमें उसका करेंसी से फेच करना है कि हमारी
करंट करेंसी में उसका क्या रेट होगा। अगर ये पांचों फंक्शन ऐसा काम कर रहे होते सो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि पहले करेंसी से प्राइस निकाल ले, देन उसका प्रोडक्ट का प्राइस निकाले, बस करेंसी से निकालने मतलब करेंसी का करंट हमारी करेंसी कन्वर्ट करने के लिए जो प्राइस होगा उसके लिए हमें करंट करेंसी नहीं पता प्रोडक्ट की, करंट करेंसी पता करने के लिए हमें प्रोडक्ट की आईडी नहीं पता, प्रोडक्ट की आईडी पता करने के लिए हमें ऑर्डर आईडी नहीं पता, ऑर्डर आईडी पता करने के लिए हमें कस्टमर का डेटा नहीं है, एंड कस्टमर का डेटा निकालने के लिए हमें टेस्ट 1 को सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा। अब ऐसे सिनेरियो में वी कांट अफोर्ड कि हमारे फंक्शन ऊपर नीचे कॉल हो जाए। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वी गेट स्टक इन कॉल बैक हेल। अब मैं आपको सिंपली दिखाता हूं कॉल बैक हेल में हम फर्स्ट कैसे जाएंगे। अगर हमें इस कोड को सिंक्रोनसली कॉल करना है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पास अ कॉल बैक फंक्शन इन ईच ऑफ आवर फंक्शन। हम क्या करेंगे, टेस्ट 1 में कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, इन सेट टाइम आउट के अंदर इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देंगे। सिमिलरली we will pass a callback function over here and we will simply call it inside this and we will pass it inside this and we will call it inside this, ठीक है। and again test 4 में भी एक callback function पास करेंगे and then इसको यहाँ कॉल कर देंगे and then test 5 में भी callback function। test 5 को डिलीट कर देंगे बिकॉज ये एक स्क्रीन में हमारा डेटा नहीं आने दे रहा है, बट यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब इसको हम कर रहे हैं इस तरीके से कॉल कि हर फंक्शन के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं एंड वंस अवर फंक्शन जो मेन फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसी के बाद हम दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे। सो दिस विल बेसिकली मेक द हायरार्की ऑफ द फंक्शन। नाउ इसको कॉल करने के लिए हाउ वी विल हैव टू कॉल दिस, वी कांट कॉल इट लाइक दिस बिकॉज अब फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो वी विल हैव टू कॉल इट लाइक टेस्ट 1 के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे, इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन वी विल कॉल टेस्ट 2। नाउ इनसाइड टेस्ट 2 वी विल पास अनदर कॉल बैक फंक्शन, इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन वी पास टेस्ट 3, इनसाइड टेस्ट 3 वी विल पास अनदर कॉल बैक फंक्शन, inside this function we will call test 4 and अगर हम पे test 5 होता तो इसके अंदर एक कॉल बैक करके test 5 करते, देन अगर 6 होता तो 6 करते, and this is the exact case of callback function। now इसका एडवांटेज तो हमें अचीव हो जाएगा जैसे मैं सेव करूंगा तो विल सी हमारे फंक्शन जस्ट सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होंगे, पहले test 1 हुआ, देन test 2, देन हमारा test 3 आएगा एंड देन test 4 आएगा। सो यू कैन सी हमारे जो फंक्शन है वो आउटपुट सिंक्रोनस दे रहे हैं, दिस इज नॉट अ सिंक्रोनस कोड, पर आउटपुट हमारा जिस सीक्वेंस में दिया था वो सीक्वेंशियली हमारा आउटपुट आ गया है। बट दिस कंडीशन दिस केस बेसिकली मेक्स अ कॉलबैक हेल। एंड कॉलबैक हेल कैसे डिटेक्ट हो सकता है? सो जब आपका एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, देन इतना बना है, देन एक पीक आया, देन डिक्रीज हुआ। तो दिस पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रॉपर्ली नोन एज, मतलब इट्स यूज्ड टू बेसिकली आइडेंटिफाई कॉलबैक हेल। यानी आप कॉलबैक हेल में फंस चुके हैं अगर आपके कोड में ऐसे पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड जैसे कि मैंने बताया इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, एक तो ये हार्ड टू रीड होता है बिकॉज अब यहाँ पे कोई भी नया प्रोग्रामर देखेगा तो एक तो देखो कोडिंग की सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है कि आप ये ब्रेसेस के कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कोड कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ। यहाँ पे क्या है, ब्रेसेस के कलर्स इतने ज्यादा हो गए, पर्पल यहाँ पे भी आ रहा है, पर्पल इसके अंदर भी यूज हो रहा है, यहाँ पे ब्लू भी आ रहा है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है। सो एक तो रीडेबिलिटी को खराब कर देता है कि कौन सा फंक्शन किसको कॉल कर रहा है, क्यों कॉल कर रहा है। दूसरा हार्ड टू मेंटेन है, अगर आपको इसके अंदर किसी फंक्शन में भी चेंज करना है तो इट्स वेरी ऑब्वियस या इट्स वेरी कॉमन कि आप एरर इशू कर दो। मुझे 3 में करना था चेंज लेकिन मैंने 2 में कर दिया बिकॉज ब्रैकेट थोड़े रीडेबिलिटी खराब है एंड इसको डीबग करना ही बहुत मुश्किल होता है। कोई भी एरर आती होती है तो बहुत मुश्किल होता है डीबग करना कि टेस्ट 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से डीबगिंग जो होती है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है कि एक्चुअल में कोड ब्रेक कहां हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी डोंट प्रेफर कॉलबैक हेल इन आवर कोड बेसिस। So this was how we get in the case of callback hell. Callback hell होता क्या है and why callback hell is not prepared and how can you identify callback hell. So ये तो callback hell का बेसिक हमारा डेमो था। Now let's see कि callback hell की सिचुएशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। Now callback hell को प्रिवेंट करने के लिए we will have to understand the concept of promises because that's how we can handle callback hells. And उसके लिए हम set time out को यूज नहीं करके हम API के कंडीशन को यूज करेंगे and we will resolve a callback hell in APIs with the help of promises. So let's get to the next code. So here I have created a proper case of callback hell. यहाँ पे एक्चुअल में आप callback hell देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक डमी जेसन प्लेसहोल्डर एपीआई को यूज किया है एंड एपीआई से डेटा फेच किया है। तो सिंपली हमने एक फंक्शन बनाया गेट टू डू। टू डू फंक्शन जो है हमारा एपीआई को फेच कर रहा है, टू डू की एपीआई को फर्स्ट टू डू ला रहा है, देन हमारा डॉट देन से उसका जो है डेटा निकल रहा है। देन वी हैव अ कॉलबैक फंक्शन इन अवर गेट टू डू एंड इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो हमारा टू डू का भी रिस्पॉन्स में है उसको हम पास कर रहे हैं। नाउ जो हमारा गेट टू डू वाला फंक्शन है वो हमारा उस कॉलबैक जो उसके अंदर जा रहा है फंक्शन वो है हमारा गेट यूजर का फंक्शन। सो यानी गेट यूजर का जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट है गेट टू डू फंक्शन पे। दैट्स बिकॉज जो टू डू इसके अंदर पास हो रहा है, ये जो टू डू हमें मिल रहा है, उस टू डू के अंदर जो यूजर आईडी है उसको यूज करके हम यूजर को फेच कर रहे हैं। नाउ यूजर का जो गेट यूजर वाला जो फंक्शन है वो अकेले कॉलबैक लेता है एंड दिस कॉलबैक इज नन अदर देन गेट एल्बम वाला फंक्शन। सो गेट एल्बम वाला फंक्शन जो है यूजर को यूज करता है, यूजर की आईडी की जो पर्टिकुलर एल्बम का डेटा है उसको लेके आता है। तो यानी जो हमारा गेट टू डू वाला फंक्शन है वो डिपेंडेंट है गेट यूजर वाला जो फंक्शन है वो गेट टू डू पे डिपेंडेंट है बिकॉज वी नीड द यूजर आईडी एंड गेट एल्बम वाला जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट है यूजर वाले गेट यूजर वाले फंक्शन पे बिकॉज हमें यूजर आईडी चाहिए।
एंड लास्ट फंक्शन जो हमारा गेट फोटोज, दैट इज डिपेंडेंट ऑन गेट एल्बम्स, बिकॉज यहाँ पे हमें जो एल्बम आईडी मिल रही है उसी एल्बम की फोटो हम निकाल रहे हैं। तो ये सारे फंक्शन आप देख सकते हो एक के ऊपर एक डिपेंडेंट फंक्शंस है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉल इट लाइक दिस एंड वी कांट कॉल इट वन आफ्टर द अदर। सो दिस वाज अ जनरल केस ऑफ कॉल बैक हेल कि कैसे हम कॉल बैक हेल में फंस जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा डेटा जैसे कि मैंने बताया डिपेंडेंट है। टू डू हमें इसलिए चाहिए बिकॉज टू डू से हम यूजर का डेटा निकालेंगे, यूजर का डेटा इसलिए चाहिए क्योंकि उसी के बाद हम एल्बम निकाल सकते हैं, एल्बम के बाद ही हम फोटोज निकाल सकते हैं। तो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एंड इसको अगर मैं रन करूंगा तो विल सी हमें सारा डेटा जो है ऐसे एक के बाद एक मिलेगा। सो दिस इज जेन्युइन केस ऑफ कॉल बैक हेल, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कॉल बैक हेल एक अच्छी सोल्यूशन नहीं होती। सो नाउ लेट्स सी हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने पहले बताया था, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा सिंपल सा केस होता है प्रोमिसेस को यूज करना, एंड वी कैन यूज आइदर चेनिंग इन प्रोमिसेस और वी कैन यूज असिंक अवेट। तो मैं आपको दोनों ही सिनेरियो दिखाता हूं कि कैसे दोनों सिनेरियो में हम इस कॉल बैक हेल की सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रोमिसेस एंड लेट्स सी कि प्रोमिसेस से कोड हमारा कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो ये हमारा कोड है प्रोमिसेस को यूज करके जो बना है। सो मैंने जो सारा पुराना कोड था उसको रिप्लेस कर दिया प्रोमिसेस से। सो प्रोमिसेस में क्या हो रहा है, हमारा पहला फंक्शन है गेट टू डू जो कि नॉर्मल फंक्शन है, एंड ये फंक्शन क्या करता है, फेच कर रहा है हमारी एपीआई को, एंड जो भी रिस्पॉन्स आता है डॉट देन के थ्रू उस रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देता है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन हमारा गेट यूजर है, ये यूजर आईडी ले रहा है एंड अगेन फेच करके जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न कर दे रहा है। गेट एल्बम भी सेम यही चीज कर रहा है, यूजर आईडी लेता है, रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, एंड गेट फोटोज भी सेम यही चीज कर रहा है। सबसे नीचे हमने क्या करा है, सबसे पहले गेट टू डू को कॉल करा, एंड गेट टू डू के ऊपर हमने डॉट देन लगा दिया। डॉट देन लगा के क्या होगा, जो हमें टू डू मिला है उसको हमने गेट यूजर में पास कर दिया, देन गेट यूजर का जो रिस्पॉन्स आएगा उसको रिटर्न कर दिया। अगेन हमने इस पे डॉट देन लगा दिया बिकॉज हमें यूजर को पास करना है एल्बम में, एंड गेट एल्बम कॉल कर दिया। फाइनली हमने एक और डॉट देन लगा के जो एल्बम का रिस्पॉन्स आया उसको पास कर दिया गेट फोटो में, एंड गेट फोटो में डॉट देन लगा के जो भी फोटोज का रिस्पॉन्स आया उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, एंड बाकी सारे रिस्पॉन्स हैंड टू हैंड दिखाते रहे। ठीक है, एंड फाइनली डॉट कैच लगा दिया कि अगर हमारे किसी भी पूरे फ्लो में कहीं पे भी कोई भी एपीआई एरर देती है तो मतलब जो हमारा डॉट कैच है उसके अंदर हमारी एरर कैच हो जाएगी। एंड इफ आई विल रन दिस कोड तो विल सी इसका रिस्पॉन्स भी हमारा सेम आएगा। So this is one way via which you can prevent callback hell, and you can see यहाँ पे जो है हमारा वो पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एंड डॉट देन को चेनिंग को यूज करके हम अपनी जो कॉलबैक हेल की प्रॉब्लम थी उसको प्रोमिसेस के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया। Another way of solving this, and what I think is more optimum way of solving this, is using async await. So let's see async await का कोड कैसा दिखता है। So this is the code that is written using async await, and this is how we can write the same code working similarly using async await. तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक नॉर्मल फेच ऑल डेटा का फंक्शन बना लिया, एंड इसके अंदर हमने टू डू को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया, टू डू का जो रिस्पॉन्स आएगा। तो हमने क्या करा, फेच करा उसको, अवेट कर लिया उसको। अवेट का मतलब क्या था, वेट करो उसके रिस्पॉन्स आने का। देन हमने टू डू का जो एक्चुअल डेटा है उसको जेसन के थ्रू निकाल के टू डू के अंदर सेव कर लिया। तो यह हमारा एक जो फंक्शन था फेच, जो हमारा फेच टू डू का फंक्शन था उसका हमारा इतने में हमारा श्रिंक हो गया पूरा फंक्शन। देन जो इसका टू डू का रिस्पॉन्स आया उसको हमने पास कर दिया अपने नेक्स्ट फंक्शन में जो कि फेच यूजर वाला फंक्शन था, उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। देन उसका रिस्पॉन्स हमने पास कर दिया फेच एल्बम में, देन उसका रिस्पॉन्स पास कर दिया हमारा फेच फोटो में। तो इस तरीके से हमने सारे फंक्शन यहाँ पे असिंक अवेट को यूज करके लिख दिया, एंड यू कैन सी हमारा कोड कितना श्रिंक हो चुका है, प्रोमिसेस से भी ज्यादा श्रिंक है। एंड फाइनली जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो सारा हमारा हैंड टू हैंड हमें दिखता जा रहा है क्योंकि हम कंसोल हैंड टू हैंड लगाते जा रहे हैं। एंड अगर कहीं भी एरर आती है तो असिंक अवेट में डॉट देन डॉट कैच नहीं होता है, यहाँ पे हम ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई के अंदर सारा कोड एग्जीक्यूट होता है, एंड पूरे कोड में कहीं पे भी एरर आती है तो वो कैच के अंदर हैंडल हो जाती है। So this is how you can write the same code using async await and you can prevent your callback hell. And अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो you'll see ये भी हमें सेम आउटपुट देगा। तो you can see यहाँ पे भी हमें सेम आउटपुट देखने को मिल रहा है। So these are the two different ways by which you can prevent callback hell. So इस वीडियो में हमने देखा कि callback hell होता क्या है, कैसे हम callback hell की सिचुएशन में फंसते हैं, callback hell क्यों अच्छा नहीं होता है, and how can we prevent callback hell. Now this is a very important topic for any interview. Recently मैंने 3-4 कंपनी में इंटरव्यू दिया and all of those asked me about callback hell and how can we prevent it. So ये भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रोस्पेक्टिव से। सो आई होप इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।